हाँ जी। अगले जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है अशोक गहलोत। अशोक गहलोत। अशोक गहलोत जो है इन्हें कहा जाता है मारवाड़ का मारवाड़ का चाणक्य। इन्हें कहा जाता है युवा गांधी। युवा गांधी। ये राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री रहे। इसके अलावा राजस्थान में सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत किया। बार बजट प्रस्तुत किया। जल, बिजली, बचाओ कार्यक्रम कार्यक्रम का संचालन किया। ये जो नारा आया था ना, जल है तो कल है, जल बचाओ बिजली बचाओ सबको पढ़ाओ, ये जो नारे हैं ये गहलोत सरकार के ही हैं। तो कई बार पूछ लेते हैं कि जल है तो कल है, जल बचाओ बिजली बचाओ और सबको पढ़ाओ, ये नारा किसने दिया? तो ये अशोक गहलोत जी ने दिया। जो जो काम किए वो अभी देखो। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण, पेपरलेस बजट। पेपरलेस। अभी कौन से रुक गए? हो ही रहे, ऑनलाइन हो रहे हैं अब तो ऑफलाइन हो रहे थे, ऑनलाइन निपटा रहे हैं अब तो। पेपरलेस का मतलब है कि जिसमें आपने कागजों का प्रयोग नहीं किया है, वो पेपरलेस है। पेपर आउट अलग है, पेपरलेस अलग है। पेपरलेस बजट। पृथक कृषि बजट अलग से। कृषि बजट। ये सब किसकी देन है? अशोक गहलोत सरकार की देन है। जेंडर। हाँ। किसने पेश किया? जेंडर बजट तो होता ही है, इंक्लूड होता ही है। बस अब इस बार इन्होंने जेंडर बजट को अलग ऐसे कर दिया कि भाई महिलाओं को विशेष
प्रोत्साहन देने के लिए, तो नाम दे दिया उन्होंने। ये महिलाओं के लिए योजना तो हर बजट में आती है भाई, महिला सशक्तिकरण तो उद्देश्य रहा ही है हमारा शुरू से ही। इन्होंने क्या कर दिया कि उनको स्पेसिफाई कर दिया कि भाई ये बजट जो है ये महिलाओं को समर्पित है, इसलिए हम इसको जेंडर बजट नाम दे रहे हैं। बाकी और कुछ नहीं, सोच रहे हैं काम वही होने, ये सब चीज़ें पहले हैं भाई। दिव्यांगों के लिए अलग आती है, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग उनके लिए अलग आती है, जो दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं उनके लिए अलग आती है, महिलाओं के लिए अलग आती है, जो बच्चे होते हैं बच्चों में भी अलग अलग कैटेगरियाँ हैं, सबके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं होती है। बस आप उसको नाम दे सकते हो स्पेसिफाई करने के लिए। सब कुछ लगभग फ्री है। जैसे आपके सबसे पहले अगर आप देखोगे तो मुफ्त में स्वास्थ्य से संबंधित दवा वितरण है, मुफ्त जांच योजनाएं हैं। ये राजस्थान को गहलोत सरकार की देन है, पूरे भारत के अंदर पहला राज्य जिसने सब कुछ दिया था। तो ये है आपके मारवाड़ के चाणक्य, हाँ जोधपुर से। फिर इसके बाद में अगली हैं वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे ये राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री। इनके समय में जो महत्वपूर्ण पद हैं, जैसे राज्यपाल, ये भी महिला, विधानसभा अध्यक्ष, ये भी महिला। तो ये जो 12वीं आपकी विधानसभा थी उसमें जो पदाधिकारी थे, उन पदाधिकारियों में तीनों महत्वपूर्ण पदों पे महिलाएं थी। प्रतिभा पाटिल, और आपकी विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा सिंह। सुमित्रा सिंह, सुमित्रा सिंह, तीनों महत्वपूर्ण पदों पे। और यहां बीजेपी पहली बार स्पष्ट बहुमत लेके सरकार बनाती है, फुल मेजोरिटी के साथ में। वो तो था ही। दूसरा, वसुंधरा राजे सरकार के समय सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वो है राजस्थान समिट कार्यक्रम। राजस्थान समिट व एक्सपो कार्यक्रम, राजस्थान समिट व एक्सपो कार्यक्रम, एक्सपो कार्यक्रम। इन्होंने बिजनेस जो है, व्यवसाय जो है उसको आकर्षित किया है राजस्थान में। एमएनसी जो थी उनको राजस्थान में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। एक्सपो होता है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देता है, आयात निर्यात को बढ़ावा देता है। इन्होंने, हाँ ये इन्हीं की देन है। पेपरलेस बजट होता है जिसमें कागजों का प्रयोग नहीं किया जाता। जो इलेक्ट्रॉनिक जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं आपके जैसे टैब, उसके ऊपर सर्कुलेट किया जाता है। ये अभी शायद किसी में आया था, 21-22 वाला था वो। हाँ अभी आया था, ये गहलोत सरकार का ही किया हुआ है वो सबसे पहले। हाँ 21-22 का, वो 20-21 में हुआ था, 20-21 का था वो। उसमें वो 21-22 दे रखा था, वो 20-21 के बजट में था, जेंडर बजट। हाँ तो ये हैं आपके मुख्यमंत्री। अब इन मुख्यमंत्रियों के अलावा तो भजन जी है ना, भजन जी का कोई विशेष कोई है नहीं, व्यक्तिगत रूप से 13 बन गए, 13 बन गए ना, 12 आपने लिख लिए, 13 में भी हैं भाई साहब। कुछ नहीं है लिखाने लायक, अब करेंगे तब कोई अगले सेशन में लिखाया जाएगा। अभी तो हाल फिलहाल इतना ही है कि सांगानेर से विधायक है साहब, आगे कुछ नहीं है। अब इसके बाद में अगला जो टॉपिक है आपका वो है लोक नीति। हाँ लोक नीति, इसमें एक आता है अधिकार पत्र। अधिकार पत्र,
एक आता है आपका विधिक अधिकार। विधिक अधिकार, ये तीन चीजें हैं जो आपको अब पढ़नी है। लोक नीति क्या होती है, अधिकार पत्र क्या होता है, और विधिक अधिकार क्या होता है। लोक नीति, सिंपल सा अर्थ समझना, सरकार जब योजनाएं बनाती है तो वो योजना बनाते समय अपने क्षेत्र विशेष में क्या संसाधन है, क्या वर्ग है, किस क्षेत्र में हमें कार्य करना है, समस्याएं क्या हैं जिनका हम समाधान कर सकें, उन संसाधनों का हम सदुपयोग कैसे करें, इन सब को समराइज करते हुए, समायोजित करते हुए जो भी योजना बनाई जाती है, जो प्लान बनाया जाता है, वही क्या कहलाती है, लोक नीति कहलाती है। लोक मतलब जनता, नीति मतलब उनके लिए बनाई गई व्यवस्थाएं। सरकार का काम क्या है, जनता के लिए कार्य करना। अब जनता की समस्या क्या है आपको पता होनी चाहिए। भाई आप मुखिया हो तो जनता की समस्या का पता करो, उस समस्या का निदान कैसे करना है उसका रास्ता आपको खोजना है। फिर आपके संसाधन कैसे हैं, उसके निदान में कहां कमी रह रही है, किस प्रकार का निदान है, समस्या का स्तर किस प्रकार का है, इसके दूरगामी और निकटगामी परिणाम क्या होंगे, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। फिर आता है अधिकार पत्र, नागरिकों को अधिकार देना। किस प्रकार के अधिकार देना, कानूनी विधिक अधिकार देना, ताकि नागरिक जो है वो प्रशासन के साथ में सामंजस्य बना सके। अब नागरिक का और प्रशासन के मध्य अगर सामंजस्य बनेगा तो एक तो प्रशासन के कार्यों में गति आएगी, दूसरा प्रशासन के कार्य में उत्कृष्टता आएगी, तीसरा नागरिक और प्रशासन दोनों ही अपने कर्तव्यों के प्रति जवाबदेही होंगे। जैसे चुनाव प्रक्रिया में, चुनाव प्रचार में एजेंडा बनाया गया कि भाई हम राजस्थान को जो है आत्मनिर्भर बनाएंगे और उसमें पश्चिमी राजस्थान जो है उसमें मरुस्थलीकरण को कम करेंगे। ठीक है, सरकार आई, अब सरकार ने कार्य प्रारंभ किया कि भाई पश्चिमी राजस्थान में जो मृदा है उसका अध्ययन करो और वहां पे किस प्रकार की वनस्पति जो है वो विकसित कर सकते हैं ताकि हम उस रेगिस्तान के प्रसार को, उस मरुस्थलीकरण को रोक सकें। आपने वृक्षारोपण कार्य संचालित किया। अब आप जनता की भागीदारी लेना चाहते हो तो आप जनता को कहोगे कि भैया जो 100 पेड़ लगाएगा हम उसको या तो ये लाभांश देंगे या हम ये उसको सहायता उपलब्ध करवाएंगे। अब जनता भागीदार बन गई उसके अंदर, तो जनता में से लोग तय किया कि भाई मैं 100 पेड़ लगाऊंगा, 100 पेड़ लगाए, जो भी उसको पुरस्कार देना था सरकार ने पुरस्कार दिया। अब ये दोनों आपस में जुड़े। सबसे पहली बात तो ये कि वो जनता पूछ सकती है कि साहब आपने जो कार्यक्रम चलाया था, इसका जो बजट रखा था, इस बजट में आपने कितना वितरण कर दिया अब तक। दूसरा, सरकार उस जनता से पूछ सकती है कि भैया हमने इतना बजट भेजा तुम्हारे पास में, तुमने उसका क्या प्रयोग किया, क्या खर्चा किया तुमने, पेड़ पौधे लगाए, उनकी खाद व्यवस्था की, उनकी पानी व्यवस्था की, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की, जो भी तुमने किया, क्या खर्च किया तुमने। तो दोनों जवाबदेही हो गए एक दूसरे के प्रति। आज आपको घर वाले देते हैं 1000 रुपए के लिए, बाजार जा सामान लिया, आप सामान लाए पकड़ा दिया, घर वाले पूछेंगे नहीं कि बेटा बच्चे कितने वो वापस दे, या तूने कहा क्या खर्च किया। अब प्याज थे 20 रुपए किलो, आप लिए 40 रुपए किलो, तो घर वाले कहेंगे अरे यार 20 में मिलते हैं, तू कहाँ 40 बाढ़ गया है, 2 किलो लाता मैं। तो इससे क्या होता है, इससे पारदर्शिता आती है, तो सरकार भी सक्रिय रहती है और जनता भी सक्रिय रहती है। फिर आते हैं विधिक अधिकार। कुछ ऐसे अधिकार आपको दिए गए हैं कानूनन रूप से कि अगर कहीं भी उनका संचालन नहीं हो रहा है तो आप उनके माध्यम से अपने अधिकार प्राप्त कर सकते हो। जैसे आपने एक कानून सुना होगा जिसको कहा जाता है उपभोक्ता संरक्षण। ये जो नागरिक अधिकार पत्र होते हैं ना, इस नागरिक अधिकार पत्र में है एक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता। मैं आज आपको समझाऊंगा खाली ये वाला चैप्टर, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है कि एक लॉजिकल चैप्टर है, इसमें फैक्ट बहुत कम है, सारी चीजें आपसे जुड़ी हुई हैं, सब आप रेगुलर इनसे टच में रहते हो, तो ज्यादा कुछ लिखने वाली चीज नहीं, समझने वाली चीज है ये। उपभोक्ता संरक्षण कानून या नियम दुनिया में सबसे पहले, विश्व में सर्वप्रथम ये उपभोक्ता संरक्षण कानून जो है 1963 में अमेरिका ने दिया। किसने? अमेरिका ने। अमेरिका में लागू। भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन जो है वो 1904 में महाराष्ट्र में शुरू हुआ। भारत में सर्वप्रथम 1904 में, जगह कौन सी है? महाराष्ट्र में। आजादी के बाद सबसे पहले 1949 में, स्वतंत्रता पश्चात सर्वप्रथम, स्वतंत्रता पश्चात सर्वप्रथम मद्रास उपभोक्ता परिषद की स्थापना की गई। उपभोक्ता
परिषद की स्थापना स्थापना की गई। किसने की? तो तत्कालीन मद्रास के सीएम थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। मद्रास सीएम चक्रवर्ती सीएम सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और आप जानते ही हो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, जब आपकी अंतरिम सरकार बनी थी अगस्त 1946 में, उस समय ये शिक्षा मंत्री थे उसमें। फिर जो आपका आजाद भारत था, उस आजाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, और आजाद भारत के दूसरे गवर्नर जनरल थे, और भारतीय इतिहास के अंतिम गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। फिर पद समाप्त हो गया। अब यहां पे आ रहा है उपभोक्ता संरक्षण कानून। बस ये इतने से फैक्ट हैं इसमें। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 फैक्ट हैं इस प्रक्रिया से संबंधित कि इसके स्तर कितने होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उपभोक्ता होता कौन है, और ये जो नागरिक अधिकार पत्र है, आपको जो अधिकार दिया गया है, क्यों दिया गया है, इसमें जीने का क्या लेना देना बताओ आप मेरे को। उपभोक्ता होता कौन है? किस चीज का? चलो उतारो इसको, फिर मैं समझाता हूं। उतारो, बताता हूं। हाँ, वो तो टॉपिक है, ये है शुरुआत। टॉपिक तीनों डालो। लोक नीति क्या होती है, नागरिक अधिकार पत्र क्या है, और वैधिक अधिकार पत्र क्या है। वो तो राष्ट्रीय है, तब लिखवा दूंगा। 14 मार्च, विश्व का 14 मार्च है, इसका 24 दिसंबर है। सब करवा देंगे। अभी आप खाली इतना उतारो बस, पहले उपभोक्ता है क्या ये समझो। विश्व में सर्वप्रथम 1963 अमेरिका में लागू हुआ। भारत में सबसे पहले उपभोक्ता संरक्षण के लिए आंदोलन 1904 में हुआ है, महाराष्ट्र में। लागू नहीं हुआ है, आंदोलन हुआ है, ठीक है। और स्वतंत्रता के बाद में सबसे पहले 1949 में मद्रास में उपभोक्ता परिषद की स्थापना की गई थी। अमेरिका ने लागू किया है, भारत में आंदोलन हुआ है, और स्वतंत्रता के बाद की स्थिति यह है, ठीक है। तीनों चीजें अलग अलग हैं। हाँ, महाराष्ट्र में आंदोलन हुआ है। उतार लिया? उतारो। हाँ, देखो, एक होता है उत्पादक, समझना इसको। एक होता है बाजार, और एक होता है उपभोक्ता। उत्पादक मतलब जो किसी चीज का क्या कर रहा है, उत्पादन कर रहा है। अब जो उत्पादन कर रहा है वो क्या करेगा, वो अपने कुछ साधनों का प्रयोग करेगा। जैसे उसने अपनी भूमि का प्रयोग किया, जैसे उसने अपनी पूंजी का प्रयोग किया, जैसे उसने अपने साहस का प्रयोग किया, और उसने अपने श्रम का प्रयोग किया। उत्पादक है। आप मान लो आज कोई फैक्ट्री लगाते हो, भूमि चाहिए, पैसा चाहिए, सबसे बड़ी बात साहस चाहिए, जोखिम उठाने का, कि भाई या तो आर है, पार है। बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा वो तो देखो किसी के हाथ में है नहीं,
लेकिन इतना साहस तो है कि आप स्टार्ट करो उसको। फिर श्रम, अब ऐसा तो है नहीं कि वहां जाके आलती पालती मार के बैठ जाओ और प्रोडक्शन चलता रहे। मशीन भी लगाओगे तो भी भैया कुछ ना कुछ तो हाथ पैर हिलाने ही पड़ेंगे तुमको। आपने कर लिया उत्पादन। अब आप क्या करोगे, अब आप ढूंढोगे बाजार जहां उत्पादित वस्तु जो है उसको क्या करना है, बेचना है। अब आप तो बेचोगे नहीं कि भाई यहां उत्पादन कर लिया फिर मैं यहां जाके बेच रहा हूं। यहां आपको चाहिए कौन, एक बिजनेसमैन, खरीदार, विक्रेता। लेकिन वो कैसा होगा, वो एक बिजनेसमैन होगा, एक व्यवसायी होगा। तो यहां पे बाजार में कौन है, बाजार में है व्यवसायी। व्यवसायी उत्पादक भी संपर्क में है, उपभोक्ता भी संपर्क में है। क्यों, उपभोक्ता को कोई सामान चाहिए, फैक्ट्री जाएगा या बाजार जाएगा, बाजार जाएगा, व्यवसायी बाजार में मिलेगा। अब व्यवसायी देखो दोनों काम कर रहा है, इसलिए इसकी पांचों उंगलियां गिमे, इसके कोई नुकसान नहीं है। इसने इससे माल लिया, इसको आगे दे दिया, अपना कमीशन बीच में रख लिया। तो भाई ने कहा ना दलाल, वो ब्रोकर, ये वो काम कर रहा है। अब मान लो कि इस व्यक्ति ने उत्पादन क्या किया, तो जैसे इस व्यक्ति ने अपना इतना सब कुछ लगा के इसने पेन बनाने की फैक्ट्री लगाई। अब जो भी कच्चा माल है जो पेन बनाने में लग रहा है, तो एक पेन की कीमत आई 2 रुपया, ठीक है। अब ये भाई साहब पेन बना रहे हैं 2 रुपए में, एक पेन पड़ रहा है 2 रुपए में। क्या ये 2 रुपए में बेचेगा, नहीं बेचेगा। क्यों, क्योंकि देखो जो कच्चा माल लगा उससे जो पेन बना उसमें 2 रुपए कॉस्टिंग आई। उससे पहले भाई साहब ने भूमि भी लगाई है, पूंजी भी लगाई है, अपना जोखिम भी है और श्रम भी है। जोखिम क्या है कि भाई चले जितने दिन चले, आगे पता नहीं क्या होगा, तो मेरे को कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो कमाना होगा, क्योंकि अगर चल गया तो मुझे आगे निवेश करना है, इसको और बढ़ाना है। अब इसने क्या किया, जो भी अपना सब कुछ था टोटल मिला मिलू के इसने कहा कि भाई मैं रुपए लूंगा 4 इस पेन के। इसका जो प्रोडक्शन है 1 इकाई 4 रुपए में, इसने इस व्यवसायी से कॉन्टेक्ट किया कि भैया मेरा पेन है, एक पेन 4 रुपए का पड़ रहा है, मुझे बेचना है। व्यवसायी ने कहा मेरा क्या प्रॉफिट, मुझे बताओ, मुझे क्या मिलेगा। इसने कहा कि काम कर, मैं तुझे देता हूं 3.5 रुपए में, 50 पैसे तू बचा, ठीक है। अभी भी इसकी बचत है भाई, कुछ ना कुछ तो कम करना पड़ेगा तभी तो अगला बेचेगा, उसको भी तो चाहिए। अब बाजार में आया पूरा सिस्टम, फाइनली सब कुछ निकाल निकुल के, सरकार के शुल्क वुल्क सारा किराया पिराया सब निकाल निकुल के फाइनली अब मार्केट में कीमत रखी गई 5 रुपया। क्यों, क्योंकि भाई ये अगर 50 पैसे इसके पास बच रहा है, किराया भी देगा, चुंगी भी कटवाई होगी, लाइसेंस भी लिया होगा, जगह भी है इसके पास में, उसका किराया है या खुद का है, ये भी तो अपना कुछ कर रहा है, ये भी कुछ कमाएगा। अब यहां पे सरकार ने भी टैक्स वैक्स जो लेना था सारा अपने अपने जगह हो गया, सबका अपना अपना काम चल रहा है। इसने ये कहा कि ये जो पेन है ये साल भर चलेगा साहब, टूटेगा नहीं कभी भी, साल भर तक शाही खत्म नहीं होगी। अगर साल भर में शाही खत्म हो जाए, टूट जाए, मैं रिप्लेस कर दूंगा या फिर मैं आधे पैसे दे दूंगा। जो भी गारंटी वारंटी इसने तय करी, ये गारंटी वारंटी लेके बैठ गया बाजार में। ये भाई साहब निकले, इनका नाम है रमेश। इनको देनी थी अधीनस्थ बोर्ड की एग्जाम, साल भर इनको करनी थी तैयारी दबा के। इनको एक ऐसा पेन चाहिए था जो साल भर चल जाए, टूटे नहीं और परीक्षा भी इसी से दे। ये आए मार्केट में, यहां पे बोले भैया पेन की कीमत, बोले साहब 5 रुपया, ठीक है। इसके ऊपर सरकार जो भी टैक्स वैक्स लगा रही है वो सब लगा लगू के ये पेन आपको पड़ेगा साहब 6 रुपए में, कोई दिक्कत नहीं। बिल बिल देंगे, गारंटी साल भर की, वारंटी 1 साल की। भाई साहब पेन लेके आ गए घर, ये अपना पेन ले आए। अब बढ़िया कोचिंग ज्वाइन कर ली, बढ़िया अपने नोट्स वोट्स बना रहे। 3 महीने बाद में भाई साहब का पेन काम करना बंद कर देता है, शाही नहीं बढ़ गई, नींव खराब हो गई, कुछ भी हो गया। ये भाई साहब आगे वापस व्यवसायी के पास कि भाई साहब 3 महीने में ये तो हो गया काम इसका, तो दूसरा पेन दो। व्यवसायी ने कहा बोले नहीं दूंगा, करना है जो कर ले। बोले साहब आपने बिल दिया था, आपने उसमें लिख के दिया था। बोले बिल तो ऐसे ही दिया था, कोई गारंटी नहीं है, कोई वारंटी नहीं है, नया ले चाहिए तो। इनके बीच में झगड़ा हुआ, तू मैं हुई। भाई इसने पैसा क्यों खर्च किया था, क्योंकि इसने गारंटी दी थी। अब ये वस्तु लेके गया है, उस वस्तु से सेवा ले रहा है, उसके बदले में ही तो पैसा दिया है। अब जो पैसा दिया उसका अगर उसको लाभ ही नहीं मिला, वो पैसा उसके क्या काम का भाई, उसके तो नुकसान हो गया ना। मान लो वो 1-1 रुपए में 15 पेन लाता, अरे एक पेन 1-1 महीने भी चलता, उसके तो 15 महीने का काम हो रहा था, यहां तो उसके नुकसान हो गया। अब इसने कहा बोले ठीक है कोई बात नहीं,
अपन मिलेंगे कोर्ट में, न्यायालय में जाऊंगा, क्योंकि न्याय प्राप्त करना मेरा अधिकार है। जब तू मैं हुई, झगड़ा हुआ, एक दूसरे के घुसंड भी मारे होंगे, पुलिस भी आई होगी, केस वेस भी हुआ होगा, वो तो बताया होगा, एक दूसरे ने, दोनों ने अपने अपने पक्ष रखे होंगे, कोर्ट में चले गए। अब ये कौन सा न्यायालय जहां ये जाए? तो उपभोक्ता मंच, उपभोक्ता आयोग, जो क्या करता है? संरक्षण प्रदान करता है किसको? उपभोक्ता को। क्यों? उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता वह वर्ग है जो कीमत चुकाता है बाजार में किसी वस्तु या सेवा की, और जब उसके साथ में वस्तु या सेवा जिसकी वो कीमत चुका के आया है उसका उसे पूरा लाभ नहीं मिलता, तो वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कहां जा सकता है? उपभोक्ता आयोग में। और ये 3 स्तर का होता है। उपभोक्ता आयोग कितने स्तर का है? त्रिस्तरीय है। अब ये क्यों जाएगा यहां पे? ये इसलिए जाएगा क्योंकि भाई साहब ने जो 6 रुपए दिए, ये भी तो कमा के लाया होगा, इसने भी तो अपनी मेहनत का खर्च किया होगा। अब जो कमा के मेहनत का जब आप खर्च करते हो तो आपका जी दुखेगा, आप चाहोगे कि आपके जो मेहनत की उसके आपके साथ जो धोखा हुआ आपके साथ न्याय हो, इसलिए आप कहां जाओगे? उपभोक्ता मंच में जाओगे। समझ में आया? कहानी समझ में आई? यह है उपभोक्ता संरक्षण। एक राष्ट्रीय स्तर पे होता है, एक राज्य स्तर पे होता है, और एक होता है जिला स्तर पे। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग, राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग और जिला उपभोक्ता मंच, वो तो आयोग कहलाएंगे, और यहां पे क्या कहलाएगा? मंच। अब इनका विभाजन कैसे किया गया, इनका कार्यभार कैसे वितरित किया गया कि भाई जिला उपभोक्ता मंच तो क्या करेगा, राज्य उपभोक्ता आयोग क्या करेगा, और राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग क्या करेगा। तो यहां आप देख रहे हो कि हर जगह बात किसकी चल रही है? कीमत की, मूल्य की। क्यों? क्योंकि आप किसके बदले में? या तो वस्तु के बदले में या सेवा के बदले में। तो अधिकार क्षेत्र बांटा गया इनका। स्लाइड चेंज कर दूं एक बार। अधिकार क्षेत्र बांटा गया और यह कहा गया कि अगर कोई उपभोक्ता जिला मंच जा रहा है तो जिला मंच में वो न्याय प्राप्त कर सकता है अगर उसने किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 1 करोड़ रुपए दिया है, 1 करोड़ तक मूल्य वाली अगर कोई भी वस्तु है, कोई भी सेवा है, उसमें अगर आपके उपभोक्ता होने के नाते आपके अधिकारों का हनन हुआ है तो आप कहां जा सकते हो? जिला मंच में। लेकिन अगर आप जा रहे हो राज्य उपभोक्ता आयोग में, तो आपके वस्तु या सेवा का मूल्य जो है वो 1 से 10 करोड़ होना चाहिए। 10 करोड़ रुपए मूल्य हो। इसके बीच की अगर कोई वस्तु या सेवा है तो आप कहां जाओगे? राज्य उपभोक्ता आयोग में जाओगे। अगर आप जा रहे हो अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में, उपभोक्ता आयोग में, तो यहां पे 10 करोड़ से अधिक रुपए मूल्य का, 10 करोड़ से अधिक रुपए मूल्य की सेवाएं अगर है, वस्तु अगर है, तो आप यहां से अपने अधिकारों की प्राप्ति कर सकते हो। तो उपभोक्ता, उसके अधिकारों की रक्षा है। हाँ, ये तो उतारने पड़ेगा। त्रिस्तरीय व्यवस्था है, ये 3 स्तर है इसके, ये तो उतारने पड़ेगा। अब जैसे गर्मी आ गई, अब कोई कूलर लाएगा, कोई एसी लाएगा, कोई पंखा लाएगा। अब घटिया से घटिया भी लाओगे तो भाई साहब 2000 रुपए लगेंगे। आपने वो पूंजी 7-8 महीने जोड़ के आपने एक पंखे की व्यवस्था करी, भाई जितनी हमारी आय उसके हिसाब से मान लो। अब आप गए कि भाई साहब बढ़िया पंखा दे दे, रात को एकदम चिल्ड हवा फेंके, गर्मी आ रही है। अगले ने कहा 2000 रुपए, कमरा एकदम कांकरा कर देगा, शिमला जैसी फीलिंग आएगी। ले आई तुम पंखा, लगाया, खटका दाबा, पंखा बड़े जोर के साथ में घूमा और 5-1 मिनट बाद में बोला खड़। तुम गए भागे भागे वापस कि भाई जी पंखो तो खिंड गयो, आगलो थाने का खिंड गयो तो खिंड गयो भाया, आपने कोई गारंटी को नहीं, आपने गारंटी दुकान ही। अब आपकी जो 7-8 महीने की पूंजी जो है वो चंद समय के अंदर पूरी शून्य हो गई। आपकी मेहनत, तो आप हक नहीं मांगोगे क्या? मांगोगे। तो आपके पास में ये मंच होने चाहिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? बदले में हम मूल्य चुका रहे हैं, हमारा पारिश्रमिक दे रहे हैं। कहीं हो क्या? बिल आए तो वापस जाओ। अब तो तेरे से जस्ट अभी लेके गए, कंपनी क्या करेगी? इसलिए पक्का बिल लेना चाहिए हमेशा, कच्चा बिल नहीं। क्योंकि कच्चा बिल लेके जाओगे तो मान्य नहीं है, इसलिए पक्का बिल लेके जाओ, मान्य है। और ये गारंटी, इसमें देखो सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें अगर आप जाते हो, आप 1 रुपए की भी अगर लड़ाई लड़ रहे हो और आपने अगर 10 लाख रुपए खर्च कर दिए उस 1 रुपए के पीछे, आपको 1.5 गुना मिलेगा। हाँ, क्यों? क्योंकि भैया आपने समय दिया, आपने अपना तनाव दिया, आप टेंशन में रहे, कई चीजें भाई साहब इसमें। अब मान लो जब तक आपको न्याय मिला
उस न्याय मिलने तक अगर आप थोड़ा सा भी अपना मेडिकली अगर इधर उधर से अगर कुछ जुगाड़ करके अपना बनवा लोगे साहब, मानसिक तनाव में भाई साहब घर बार बिक जाए उसके। वो 10 लाख नहीं 40 लाख देगा फिर बाद में 1 रुपए के पीछे, और देते हैं, दिए हैं कईयों ने। अपन क्या करते हैं, अपन सोचते हैं बलने दे यार 2,500 के लिए कौन 15,000 रुपए खराब करेगा ना, लड़ो मिलेगा। इसीलिए शिक्षित वर्ग जो होता है या समाज को शिक्षित करना क्यों जरूरी है? नौकरी के लिए नहीं है, नौकरी के लिहाज से मत देखो आप। शिक्षा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि समाज में बहुत से पक्ष ऐसे होते हैं जहां आपके शिक्षित होने का लाभ मिलता है आपको। इसलिए हाँ, किससे? व्यापारियों से ऐसे क्यों लड़ोगे? बेचारे सेवा देते हैं आपको, ऐसे लड़ने से क्या मतलब है? अब देखो कल है, रुक रुक, कल जो है, अब हाँ इसमें मैं आपको बताता हूं, कंफ्यूजन मत रखना। सिर्फ और सिर्फ आपको 2 चीजें पढ़नी है। एक राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 पढ़ना है, एक आपको पढ़ना है उपभोक्ता संरक्षण। अब चाहे आप पटवारी का, ग्राम सेवक का, कांस्टेबल का, थानेदार का, चतुर्थ श्रेणी का, XYZ कोई भी पेपर अगर है और उसमें अगर राजस्थान राज्य व्यवस्था दी हुई है तो उसमें ये लोक नीति वाला जो चैप्टर है ना, ये जो पॉइंट है, ये आपको सिलेबस में या तो सबसे अंत में मिलेगा, और अगर नहीं भी दिया गया है, अधिकार पत्र के नाम से भी दिया गया है आपको, नागरिक अधिकार पत्र के नाम से भी दिया गया है, या आपको राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम के नाम से दिया है, आपको ये तीनों चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि तीनों अंतर संबंधित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये ध्यान रखना। क्या कारण है? उसका कारण यह है कि देखो कोई भी राज्य लोक कल्याणकारी तब बन सकता है जब प्रशासन में और नागरिकों के बीच में एक अंतर संबंध जो है बहुत अच्छा हो, क्योंकि सरकार नीतियां लागू करेगी और वो जनता के लिए होगी, जनता उन नीतियों को समझेगी और उनको सुचारू रूप से अपनाएगी, तो वो जो नीति है वो सफल हो जाएगी। ये बेटा देख 9 बजे सोना है, 9 बजे सो जाओ, सुबह 4 बजे उठो, उठ के अपना नहा धो के जो भी अपना है फ्रेश व्रेश होकर पढ़ने बैठ जाओ, फिर आप अपना जो भी पढ़ने जाना है वहां पढ़ने जाओ, आओ खाना खाओ, घंटे भर रेस्ट करो, फिर वापस आप अपना पढ़ने बैठ जाओ, शाम को खाना खाओ, वापस टाइम पे सो जाओ। 24 घंटे को आप 48 घंटे में तब्दील कर दोगे आराम से। वहीं आपको लगे कि यार 9 बजे नहीं 10 बजे सोएंगे, 1 घंटा और थोड़ा पढ़ना नहीं कुछ और काम। अब आज वर्तमान में आपके पास काम क्या है? फोन, सबसे बड़ी बीमारी। इसकी कोई नीति नहीं है। मैं कह रहा हूं आज अगर महीने भर के लिए अगर गवर्नमेंट फोन बंद कर दे, कम्युनिकेशन बंद कर दे, इंटरनेट बंद कर दे, 60% सुसाइड कर लेंगे। क्यों? टाइम पास ही नहीं हो रहा। अब एक स्टूडेंट के लिए फोन जहर है। क्यों? वो 5 मिनट मनोरंजन के लिए उसको स्क्रॉल करता है, आधा घंटा कब चला जाता है पता नहीं है, फिर वो सोचता है चल आधे घंटे और सही, 4 बजे से पढ़ने बैठेंगे, 4:15 हो गए, चल छोड़ यार 5 बजे से पढ़ेंगे, कब 8 बज जाते हैं पता ही नहीं पड़ता। एवरेजन अगर आप देखोगे तो अपने फोन को, जिसके पास भी मल्टीमीडिया फोन है वो 5 से 6 घंटे फोन को दे रहा है, और जो नौकरी लग रहे हैं उनके पास में कीपैड वाला फोन है, एंड्रॉइड है ही नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं। अब ये नीति है, अब लागू करी, लोगों ने उसको अपनाया तो उसका परिणाम क्या रहा? सफल रहा। सेम ऐसा यहां पे है, राज्य के अंदर है। राज्य भी क्या करती है? लोक नीतियां बनाती है, जनता को सहूलियत देती है ताकि वो प्रशासन से जुड़ सके। प्रशासन से जुड़ेगा तो प्रशासन के जो विचार हैं, प्रशासन की जो नीतियां हैं उनको वो समझ पाएगा। दूसरा, इससे लाभ क्या होता है? इससे लाभ ये होता है कि जो प्रशासन होता है, जो शासन है, वो पारदर्शी बनता है, ट्रांसपेरेंसी आती है। आपको ये पता रहता है कि भाई कौन सा विभाग अच्छा काम कर रहा है, कौन सा विभाग अच्छा कार्य नहीं कर रहा, इस विभाग में कौन सा कर्मचारी है जो ईमानदारी से काम कर रहा है, पूरे समय के ऊपर काम कर रहा है, कर्तव्यनिष्ठता के साथ, कर्मबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। इससे क्या है कि प्रशासन की छवि सुधरती है। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं, राजस्थान पुलिस के लिए 2011 में आचार संहिता आई थी पुलिस के लिए कि पुलिस को भी अपने कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। हमारे मन में अगर आज की धारणा देखें, आपसे कोई पूछे कि सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट कौन सा है, तो आप क्या कहोगे? पुलिस डिपार्टमेंट है। सबसे घटिया डिपार्टमेंट कौन सा है? आप कहोगे साहब पुलिस डिपार्टमेंट है। क्यों? बोलते गंदा है, सही जवाब नहीं देते, पद का दुरुपयोग करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सारे ऐसे नहीं है, कुछ है। अब कुछ में भी अगर आप देखोगे तो जैसे निचला जो स्तर है ASI तक का, उसमें आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि यार उनमें एग्रेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, बात सही है, एग्रेशन है, लेकिन आप सोचो अगर वो बंदा सुबह 8 बजे ड्यूटी पे आ रहा है, पुलिस में टाइम तो फिक्स है ही नहीं ना, मिनिमम मान लें 8 बजे ड्यूटी पे आ रहा है, और वो रात को 8 बजे तक ड्यूटी कर रहा है, कितने घंटे हो गए? 12। इस दौरान उसे अपने जो भी उसका सर्कल है उसके अंदर घूमना फिरना है। अगर उसकी ड्यूटी किसी पाबंदी में लगा दी, किसी चौराहे पे, किसी नुक्कड़ पे, तो उसको वो ड्यूटी वहां देनी है, मुस्तैद रहना है, खड़ा रहना है। फिर उसको अगर कोई विशेष चार्ज दे दिया, वो उसको करना है। वो मेंटली इतना ऑक्यूपाइड हो चुका है, इतना वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है, क्योंकि उसके पास खाने का समय नहीं, घर का समय नहीं, रेस्ट करने का समय नहीं। 12 घंटे अगर वो कंटिन्यू अपनी ड्यूटी को कर रहा है, तो आप एक बात बताओ, क्या वो जलाएगा नहीं? क्या
फिर केस कैसे कैसे आते हैं, साहब साइकिल चोरी हो गई, साहब बकरी गम गई, साहब फलान जी ने ये कर दिया, साहब उसने मेरे को छेड़ दिया, साहब वो मेरे घर में घुस गया, चोरी हो गई है। फिर झूठ। अब ये सोसाइटी उसको क्या है, झूठ भी बोल रही है। उसे ये भी जांचना है कि ये कितना सच बोल रहा है, कितना इसमें झूठ है, मिलावट कितनी है। तो उसका ब्रेन जो है, उसका मस्तिष्क जो है वो आराम में नहीं है। लेकिन क्या वो एक मानव नहीं है क्या, एक मनुष्य नहीं है क्या, वो तो है। अब वहीं अगर वो जल्ला रहा है, खिज रहा है, चिल्ला रहा है, तो आप उसको पोलाइटली आराम से कि सर प्लीज आराम से सुनो, मैं आपको सही बता रहा हूं, वो आपको बिल्कुल तसल्ली से सुनने का प्रयास करेगा। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने नेचर को जो है गुस्सा आ रहा है फिर भी वो करते नहीं है, अपोजिट रखते हैं। यही होता है नियंत्रण। इसलिए कुछ विभाग ऐसे हैं जिन विभागों को गारंटी अधिनियम के तहत शामिल किया गया। वो इसलिए किया गया ताकि जनता का सहयोग उन विभागों के साथ रहे, ताकि उन विभागों की योजनाएं जो हैं वो सफल बन सके। इसलिए हमने एक और अधिकार पत्र, जिसे हम कहते हैं राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, गारंटी अधिनियम 2011। ये जो राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम है, एक तो इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है, ये समझने वाली चीजें हैं, रटने वाली चीजें 4-5 हैं इसमें, बाकी पूरा समझने वाला फैक्ट है। इसका तात्पर्य क्या है, उद्देश्य क्या है, हैं? हाँ हाँ हाँ, वही चल रहा है। इसका तात्पर्य है प्रशासन, हो गया वो, मैं लिखवा दूंगा सारा, चिंता मत करो। इसका उद्देश्य है प्रशासन के लक्ष्य व उद्देश्यों की पूर्ति के साथ विभागों तथा नागरिकों के मध्य अंतर संबंध को बढ़ावा देना, इससे जागरूकता आती है पब्लिक में। अब पब्लिक में जागरूकता क्यों जरूरी है? अगर पब्लिक में जागरूकता आएगी तो आप एक सुव्यवस्थित शासन जो है उसका संचालन कर सकते हो। आपको नहीं पता कि भाई पुलिस के क्या क्या काम है, एक सिंपल जो जनरली हमारे सबसे ज्यादा भय वाला जो विषय होता है वो पुलिस होता है। अगर आपको यह पता है कि पुलिस के काम है सुरक्षा प्रदान करना, बचाव करना और जो अपराध है उसको नियंत्रित करना, क्या इसके लिए हमारी कोई जिम्मेदारी है क्या? इस कार्यक्रम में हमारी कोई जिम्मेदारी है क्या, एक नागरिक होने के नाते? या कोई जिम्मेदारी नहीं है हमारी? आपके सामने अगर कोई अपराध हो रहा है, क्या आपको पुलिस को सूचना देनी चाहिए? अगर आपके सामने अपराध हुआ है तो आपको निर्भय होकर गवाही देनी चाहिए। आपके सामने अगर कोई घटना घटित हो रही है तो उसकी जितनी भी जो भी जानकारी आपके पास में है क्या आपको उपलब्ध करवानी चाहिए? अगर आपसे पूछा जाए तो, या बिना पूछा जाए तो। अगर अपराध को नियंत्रित करना है, अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक अपने आप को मानते हैं, ऐसी जगह अपराध घटित हुआ जहां कोई देखने वाला नहीं है लेकिन आप तक सूचना पहुंची, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप वो सूचना पुलिस तक पहुंचाएं, है कि नहीं है? उनका काम आसान होगा, आपका उनसे इंटरेक्शन होगा, एक जुड़ाव बनेगा उनसे, उनको तुम पे विश्वास होगा, तुमको उन पे विश्वास होगा। अभी दोनों को ही नहीं, एक दूसरे पे। मैं बता रहा हूं ना, नहीं होगा, दोनों को ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपको तो ये लगेगा कि यार मैं बताने गया, क्या पता मेरे को फंसा दिया तो। ठीक है, उनको आप पे विश्वास क्यों नहीं है? उनको आप पे विश्वास इसलिए नहीं है कि क्या पता ये झूठी बात कह रहा हो, अपराध इसी ने किया हो, ये किसी और को फंसा रहा हो। इसके लिए प्रयास तो कोई करेगा। अब प्रयास ये है कि जनता का पहले जनता में विश्वास होना जरूरी है। जैसे डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट में विश्वास होता है। अब आप कहते हो साहब पुलिस वाले का पक्ष लेता है, नहीं, बहुत से पुलिस वाले हैं जिन्होंने पुलिस वालों को जेल भेजा है गलत कार्यों के लिए, बहुत हैं। यही तो दिक्कत है, क्योंकि आप उससे जुड़े नहीं। आप उससे जुड़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो यहां पे प्रशासन से जब आपकी नजदीकी आएंगी, प्रशासन से जब आप संपर्क में आएंगे, आपको पता होगा कि किस विभाग की क्या सेवाएं हैं जो पब्लिक के लिए बनाई गई हैं, और वो विभाग क्या आपको वो सेवाएं दे रहा है क्या? अगर वो विभाग आपको वो सेवाएं नहीं दे रहा है तो क्या वो सेवाएं हम ले सकते हैं क्या? हमें प्राप्त करने का अधिकार है क्या? ये जानकारी होगी तभी तो आप कर पाओगे। जैसे आपको अगर पता है कि भाई पुलिस के अधिकार क्या है, पुलिस के कार्य क्या है, आप समझ गए इस चीज को। अब आप क्या करोगे? आप जाओगे पुलिस के पास और उनको जाके कहोगे साहब मैं इस एरिया में रहता हूं और मेरे एरिया में रात्रि गश्त नहीं होती है, आप मुझे ये बताओ कि मेरे एरिया में रात्रि गश्त की जिम्मेदारी किसकी है, आपने किसको दे रखी है? तो वो ये नहीं कहेगा तू भाई कौन कलेक्टर लग रहा है, गश्त होगी तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। उसे बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो गारंटी अधिनियम है उसमें पुलिस विभाग के लिए भी कुछ नियम बनाए हुए हैं।
पर्टिकुलर बीट, आप देखते हो कई बार दीवारों के ऊपर लिखा हुआ होता है बीट अधिकारी, उसके नीचे फोन नंबर लिखे होते हैं, नाम लिखा होता है कि आपके एरिया का बीट अधिकारी ये है, अगर कोई भी अपराध कोई भी घटना ऐसी होती है तो तुरंत इससे कांटेक्ट करो आप, वो तुरंत आपके पास पहुंचेगा। अब पब्लिक अवेयर नहीं है, पब्लिक को नहीं पता, आपको नहीं पता तो वो क्यों करेंगे पॉकेट में काम। अब आपको ये पता नहीं है कि भैया मास्टर हमको पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता, बैठे रहो। जब आपको पता चल जाएगा कि भाई साहब ये पढ़ाता है, इसका ये टाइम है, आप 10 बार, एक दिन गोली दे दूंगा मैं, 2 दिन गोली दे दूंगा, तीसरे दिन कहोगे भाई जी दाम दिया नहीं पड़ा बा साल। कर सकते हो क्यों नहीं कर सकते, सबके लिए बनाया हुआ है, नहीं तो जंगल राज हो जाए, कोई नहीं सुनेगा। इसलिए यहां देखो प्रशासन के लक्ष्य क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, उनकी पूर्ति करनी है, प्लस उसके साथ में विभाग जो है और नागरिक जो है उनके मध्य अंतर संबंध जो है उसको बढ़ाना है। ऐसा प्रयास जो है, ये जो प्रयास हैं, इन प्रयासों को करने का सर्वप्रथम कार्य जो है भारत में मध्य प्रदेश ने किया। भारत में मध्य प्रदेश द्वारा लोक सेवा गारंटी प्रावधान 2010 में प्रारंभ किया गया। अब आपको देखो कितनी सेवाएं दे रखी है, कितनी सुविधाएं दे रखी हैं। जैसे आप में से कितने लोग हैं जो राजकोप के बारे में जानते हैं? राजकोप एक वेबसाइट है, एक इंटरनेट कनेक्टिविटी है, नहीं जानते राजकोप? राजकोप राजस्थान पुलिस की वेबसाइट है। अब आप कह रहे हो साहब पुलिस वाला अगर अपराधी है, पुलिस वाला गलत काम कर रहा है, शिकायत कहां करे? आप जाओ राजकोप पे, वहां पे बाकायदा एक शिकायत पेटी का एक कॉलम बना हुआ है, आप उसमें करो मेल, सीधी जाएगी डीजीपी के पास, सीधी जाएगी कमिश्नरेट के पास, दो आप अपना ब्यौरा उसके अंदर, कौन कहता है कार्रवाई नहीं होगी? क्यों? क्योंकि वहां से डिलीट कैसे होगी वो? अगर मान लो डिलीट कर भी देगा, आपके पास तो प्रूफ है, आपने तो भेजा है, आप उसको लेके जाओ न्यायालय में कि साहब देखो मैंने ये भेजी, कोई कार्रवाई नहीं हुई, न्यायालय संज्ञान लगा तुरंत प्रभाव से। क्यों? क्योंकि न्यायालय ने भी तो आपको अधिकार दे रखे हैं, आपके पास में रिट प्रावधान है, आपके पास में कानूनी प्रावधान है, आप करो हाजिर कोर्ट के अंदर। लेकिन उसके लिए सक्रिय होना पड़ता है, उसके लिए धैर्य रखना पड़ता है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। बिना रोए तो मां भी दूध नहीं पाती भाई, भागना तो पड़ेगा, संघर्ष तो करना पड़ेगा। अब ये सेवाएं आपको दे रखी हैं, अब इन सेवाओं को आप जब तक इंप्लीमेंट नहीं करोगे इनका लाभ आपको नहीं मिलेगा। आप जाओ विभाग में, आप जाओ समाज कल्याण विभाग में और जाके और उनको कहोगे साहब ऐसा है, मैं इस वर्ग से आता हूं, मैं इसकी तैयारी कर रहा हूं, मुझे आप ये बताओ कि सरकार ने मेरे वर्ग के लिए, मेरे आयु वर्ग के लिए, मेरे विद्यार्थी वर्ग के लिए, मेरी जाति वर्ग के लिए सरकार कौन कौन सी योजनाएं बना रखी है, कौन सी योजनाएं रनिंग में है, मैं कौन सी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकता हूं? जवाब देगा वो, पूरा बताएगा आपको, उसकी जिम्मेदारी है। वो कहेगा मेरे को पता नहीं है, कोई बात नहीं, तुझे नहीं पता है तो लिखित में दे दे भाई, नहीं पता है तो नहीं पता है, कोई बात नहीं, लगाओ आरटीआई, दो उसका नाम कि फलाने जी से जानकारी मानी, उनको पता ही नहीं है। तो जब उनको पता ही नहीं है तो विभाग में क्या कर रहे हैं? कबूतरों को दाने गिरो चांद पोड़ में जाके, यहां क्या काम है? फिर देखो कैसे पता नहीं है, फिर वो आपको बुलाएंगे, बैठाएंगे, फिर वो कहेंगे भाई मैं तो मजाक कर रहा था, तो सीरियस ले गया, ले चाय पी। अब मैं बताता हूं कौन कौन सी योजनाएं हैं। क्यों? क्योंकि वो एक कानूनी प्रावधान है। अब राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 14 नवंबर 2011 को लागू हुआ, 11 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 14 नवंबर 2011 को। चौदह नवंबर 2011 को लागू हुआ। उतार लिया? अब कितने विभाग हैं जो आपको सेवाएं देते हैं?
अब अगर हम राजस्थान में देखें तो प्रारंभ में जब लागू किया गया था ना, प्रारंभ में 15 विभाग थे और 15 विभागों की 108 सेवाएं प्रदान की जाती थी। कितने विभागों की? 15 विभागों की 108 सेवाएं जो हैं इसमें लागू की जाती थी, प्रदान की जाती थी। बाद में विभाग कितने हो गए? 18। 18 विभागों की कितनी सेवाएं शामिल हुई? 153 सेवाएं शामिल हुई। सेवाएं। आज वर्तमान में स्थिति क्या है? तो वर्तमान में राजस्थान के 27 विभाग हैं और उनकी 287 सेवाएं प्रदान की जाती हैं। आप इन 27 विभागों में जाओ और इन 27 विभागों की 287 सेवाएं आपको जो है उपलब्ध करवाई जाएगी। जैसे अभी आप मान लो एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हो, आपका काम एजुकेशन से संबंधित है। अभी आपको लग रहा है कि भाई एक मुद्दा जो है देश में गरमाया हुआ है राणा सांगा और बाबर को लेकर, तो आप जाओ शिक्षा विभाग में और जाके कहो कि साहब मेरे को बताओ, आप, मैं जानना चाहता हूं कि ये जो स्टेटमेंट जो चल रहे हैं और जो ये विवाद उठे हैं ये कितने सही हैं, इनमें क्या सत्यता है, क्या बाबर ने सांगा को बुलाया, क्या नहीं बुलाया, तो इतिहास में आप क्या पढ़ाते हो, सत्यता क्या है, प्रमाणित क्या है। हमारे एक अध्यापक वर्ग में एक प्रतिष्ठित रील वायरल अध्यापक हैं जो इतिहास के भूमिया हैं, वो ये कह रहे हैं कि राजपूत योद्धा थे, तो राजपूतों के अलावा कोई दूसरा योद्धा नहीं था क्या? साहब ये भी बता दो हमको, क्या सारे राजपूत योद्धा थे? मतलब आपने कहां से एक इतिहास के स्टेटमेंट को आप उस जगह लिया है कि आज जातिगत संघर्ष शुरू हो गया। अब आप बताओ, जानकारी दो। ये है कि शिक्षा के अंदर इतने विवाद हैं, इतिहास में इतने विवाद हैं कि भाई इतिहास कुछ अरबी फारसी में लिखा, कुछ इतिहास विदेशियों ने लिखा, कुछ इतिहास आपने लिखा, कुछ इतिहास आपने लिखवाया। तो जो इतिहास आपने लिखवाया उस इतिहास के अंदर आपने दाम दिए, साहब ये मेरी बढ़ाई कर, तो दाम देके इतिहास लिखाया, उसमें उन्होंने कह दिया वाह महाराज क्या बात है, क्या लग रहे हो, पुष्पा हो आप, तो झुकेगा नहीं, अपने हिसाब से सेट करवा दिया, रॉकी भाई हो आप, तो अपने हिसाब से। वास्तविकता किसको पता है? और गड़े मुर्दों पे क्यों लड़ना भाई? गांव में कहते हैं कि जो बीत गया बीत गया, ना तो बीती हुई हाथ में आती है ना आगे वाली हाथ में आएगी। हाँ, जो आज है उसको देखो कि आज क्या है, ताकि आप आने वाला कल संवार सको। ये जो विभाग हैं, ये विभाग आपको लगातार आगे से आगे बढ़ के ये जो सेवाएं दे रहे हैं, इनका उद्देश्य ये है कि आप आने वाले समय में, अभी जो वर्तमान में कमियां हैं वो आने वाले समय में सुधार लो, आप उनको सुधार सको। तो पहले आप प्रशासन के बारे में इतना नहीं जानते थे, लेकिन जब धीरे धीरे आप प्रशासन के संपर्क में आए तब आपको पता चला कि हाँ यार, प्रशासन का ये विभाग ये काम करता है, ये विभाग ये काम करता है, और इस विभाग की जिम्मेदारी ये है। अब इनमें कौन कौन से विभाग हैं? तो इसमें सारे विभाग वो हैं जो जन व्यवस्था, लोक व्यवस्था का कार्य कर रहे हैं। आज एक मानव की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? प्रतिदिन की पानी। पैसा नहीं भी हो तो चल जाए, पानी जरूरत है। पैसा घनाई पड़ा है, बथेरा पड़ा है तुम्हारे पास, और पानी की एक बूंद नहीं है, क्या करोगे पैसे का? उठते ही पानी चाहिए मुंडा धोने के लिए, और वो भी साफ सुथरा हो तो ज्यादा ठीक है। तो जलदाय विभाग। फिर है स्थानीय निकाय। आज आपके आसपास जो भी चीजें हैं, बिजली है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सब क्या है? ये सब आपके जरूरत की चीजें हैं। तो वो सारे विभाग दे रखे हैं, जैसे लोक व्यवस्था है, जैसे चिकित्सा है, जैसे नगर प्रबंधन है, जैसे आपके स्थानीय निकाय हैं, प्राधिकरण है, लोक अभियोजन विभाग हैं। ये सब वो विभाग हैं जिनसे आप नित्य किसी न किसी क्षेत्र में, किसी न किसी समय में आप इनसे संपर्क में आते हो। ऐसे
27 विभागों की 287 सेवाएं आपको क्या दे रखी हैं, प्रदान कर रखी हैं। नोट लगा के लिखना। हाँ, शुरू में 15 विभाग थे, 108 सेवाएं थी, बाद में बढ़ गई 18 विभाग हो गए, 153 सेवाएं हो गई। फिर वर्तमान में आज आपके पास 27 विभाग है, सेवाएं कितनी है, 287 है। उतार लिया? कुछ नहीं करना, गूगल पे डालना राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011, कौन कौन से विभाग हैं, विभाग की लिस्ट आ जाएगी सारी की सारी। सब हैं जो आपसे नित्य जुड़े हुए हैं, जो आपके लिए लाभदायक है, सारे विभाग हैं, सब 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 टोटल। आपको आपके जीवन के अंदर आपके जीवन प्रभाव जहां पड़ रहे हैं उनसे संबंधित नित्य आपके जो विभाग आपको जरूरत की हैं वो सब मिल जाएंगी। फिर इसके बाद में आते हैं अपन, एक आयोग है, हाँ नोट में लिखना। इसमें इस अधिनियम में मानव जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करने वाले, मानव जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करने वाले विभाग व आयोग सेवाएं उल्लेखित की गई हैं, फिर सेवाएं उल्लेखित की गई हैं। फिर अगला है राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद। सांवरमल रणवा, 78 वर्ष हो गए मारवाड़ी भाषा को, 22 भाषा शामिल, 78 वर्ष हो गए मारवाड़ी भाषा को। आप मारवाड़ी या राजस्थानी भाषा को मान्यता प्राप्त भाषाओं में शामिल नहीं कर पाए, उसके लिए जिम्मेदार राजस्थान खुद है, क्योंकि राजस्थान की राजस्थानी जो भाषा है उसमें 72 उपबोलियां हैं, और इन 72 उपबोलियों में कौन सी मारवाड़ी को आप शामिल करना चाहते हो, सबसे बड़ी समस्या यह है। और इस राजस्थानी की मूल भाषा कौन सी है, आज तक आप इसका उल्लेख नहीं कर पाए। अगर राजस्थान की आदिम जनजाति भील है तो उसकी आदिम भाषा बागड़ी है। रही बात मारवाड़ी की, तो कौन सी मारवाड़ी इसमें शामिल करोगे आप, बीकानेर वाली, जोधपुर वाली, नागौर वाली, शेखावाटी वाली, तोरावाटी वाली, ढूढानी वाली, हाड़ौती वाली, कौन सी करोगे? सब जगह अलग अलग है और लट बच जाएंगे यहाँ पे। ये ओढ़ लो तुम, क्यों? क्योंकि बीकानेर वाले कहेंगे हमारी वाली मारवाड़ी पुरानी है, जोधपुर वाले कहेंगे यहाँ की कर मारवाड़ी पुरानी है, इतने में तो नागौर वाले मत जाएंगे, शेखावाटी वाले मत जाएंगे। मारवाड़ी कौन सी? अब यहाँ अगर आप देखो तो जैसे राजस्थान के अंदर सबसे प्यारी भाषा जो है वो ठडकी है जोधपुर की, और सबसे कर्कश है वो है मालवा क्षेत्र में जो बोली जाती है रांगड़ी, वो सबसे कर्कश है। अब डिंगल पिंगल लिखने की दो शैलियां तुम्हारे पास में, एक ब्रज प्रभावित है और एक मारवाड़ी प्रभावित है। समस्याएं कई हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जब तक आप जाति या धर्म से ऊपर नहीं उठोगे ना, तब तक आप भाषा तक पहुंच नहीं सकते। भाषा एक माध्यम है। भाषा किस लिए चाहिए होती है? आप माध्यम है। आप गूंगे हो, क्या जीवन नहीं चल रहा? क्या बहरे हो, जीवन नहीं चल रहा? क्या ज्यादा बढ़िया चल रहा है? न कुछ सुनना किसी का बुरा, न किसी को कुछ बुरा बोलना, शांति हो रहा है। इसमें ज्यादा समस्या है, सोच समझ के बोलना पड़ता है, पता नहीं कौन सी बात किसको कहां बुरी लग जाए, अरे बुरा लगा हुआ ही है। अब आज के दिन पब्लिक ऐसी है, नुई नुई भाभी को नहीं होगे, हड़कोसो क्यों कह दे रहे मुंडो मरोड़ ले, मनिया क्या कह दियो, स्थिति हो रही है। तो किसी को बोलने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है कि भाई बोलेंगे कि नहीं बोले। तो भाई साहब संघर्ष करते रहो, एक दिन तुम्हारी जीत जरूर होगी, चिंता मत करो तुम। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद। अब देखो, खिलाड़ी एक वर्ग है, खेल एक माध्यम है। अब आजकल खेल का महत्व क्या हो गया? आजकल खेल का महत्व हो गया पबजी, इंडोर गेम्स। आजकल आप आउटर जो गेम है आप उनको पसंद नहीं कर रहे हो। आपने खेल खेल की भावना से नहीं, खेल को आपने बिजनेस बना लिया, जबकि खेल स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्यप्रद और दूसरा मनोरंजन का साधन था। खेल आपके पुरुषत्व का, आपके बल का प्रदर्शन करता था। आज आप उस खेल में जाना चाहते हो जिसमें पैसा ज्यादा है। आज संस्थाएं भी उन्हीं खेलों को प्रमोट करती हैं जिनमें पैसा ज्यादा है, क्लाइमेक्स ज्यादा है, एंटरटेनमेंट ज्यादा है, अन्य खेलों को नहीं। हमारे जो मूल खेल हैं जैसे
कबड्डी है, कितना प्रमोट किया जाता है। खो खो है, कितना प्रमोट किया जाता है। ऊंची कूद, लंबी कूद, दौड़, बाधा दौड़, कितना प्रमोट कर रहे हैं उसको। मलखम कितना प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन देखो जहां क्रिकेट, हर छोरा ये चाहता है, हर बाप ये चाहता है कि मेरी औलाद सचिन तेंदुलकर बने, विराट कोहली बने, धोनी बने। कोई नहीं चाहता कि मेरा बेटा जो है वो दौड़ में जाए, हॉकी में जाए, खो खो में जाए। कोई नहीं। खेल सबसे बड़ी बात, खेल जो होते हैं ना, आप अगर देखोगे तो एक खेल है, एक इवेंट है कॉमनवेल्थ गेम। पढ़ना उसके बारे में। कॉमनवेल्थ खेल इसलिए शुरू किए गए थे कि ब्रिटिश सरकार के प्रति उनके उपनिवेश में जो ईर्ष्या थी, जो एक गुस्सा था, उसको कम करने के लिए, सौहार्द बढ़ाने के लिए। तो खेलों से क्या होता है, तनाव दूर होता है, विवाद दूर होते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में सीमा विवाद काफी समय से चल रहा है। आपने देखा होगा कि बहुत बार हमने प्रयास किए, टीमें भेजी इधर से उधर, ताकि उनके संबंध सुधर जाए। मतलब खेल जो है वो बिगड़े हुए संबंधों को सुधारने का काम भी कर रहा है। तो ये जो संस्थान है, ये संस्थान स्थापित किया गया था, इसका जो गठन है ये किया गया था 1957 में। 57 में। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य था खेलों का विकास करना। खेल का विकास जिससे स्वास्थ्य भी और सामाजिक जो द्वेष है उसको भी कम किया जा सके, सामाजिक सौहार्द जो है उसको बढ़ाया जा सके। भाई एक टीम के अंदर अलग अलग क्षेत्र के लोग होंगे, अलग अलग क्षेत्र के खिलाड़ी होंगे, वो आपस में मिलेंगे, उनकी जातियां अलग होंगी, धर्म अलग होंगे, घुलेंगे मिलेंगे, तो उनमें क्या आएगी, एक प्रगाढ़ता आएगी, एक यूनिटी आएगी, एकता की भावना आएगी। तो खेल के पीछे कई लॉजिक काम करते हैं, खाली ट्रॉफी मेडल यही नहीं है, लॉजिक है। तो ये संस्थान इसीलिए स्थापित किए गए थे, लेकिन ये अपनी मूल प्रवृत्ति से भटक गए। आज पैसा देके तो इसका डायरेक्टर बन रहा है, पैसा देके सिलेक्शन हो रहे हैं, जो एक्चुअल खिलाड़ी है वो बाहर बैठा है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। ये जो संस्थान है, इस संस्थान का मुख्यालय कहां है? जयपुर। जयपुर। ये जो संस्थान है, इस संस्थान का संरक्षक कौन होता है? इसका संरक्षक होता है राज्यपाल। इसका उप संरक्षक कौन होता है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री। इसका जो अध्यक्ष है वो कौन? वो होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। मुख्य कार्यकारी। जनरली एक उत्कृष्ट स्तर का खिलाड़ी होता है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, जिसने कुछ विशेष उपलब्धियां प्राप्त कर रखी हों उन्हें। कौन सा लिखवा दिया था कल मैंने? ये लिखवा दिया था राजस्थान क्रीड़ा परिषद। प्रवीण जी कौन सा लिखवा दिया था? राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम लिखवा दिया था। पता नहीं कौन सा लिख लिया फिर आपने। अब ये जो संरचना है, संरक्षक, उप संरक्षक और अध्यक्ष, इसके अलावा इसकी जो संरचना है, इस संरचना में एक उपाध्यक्ष, एक कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, 12 सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत, 6 सदस्य सरकार, सरकारी पदेन सदस्य। ये इसकी एक काउंसिल होती है। 28 थी राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद। कब लिखवा दिया मैंने? देखना देखें। आज तारीख कितनी है? 29। प्रवीण जी शायद आप डबल बैच में चल रहे हो। कल ये राजस्थान वाले उसमें करवाया था, जो प्रॉपर राजस्थान का जो चल रहा था उसमें करवाया था। आप 2 जगह चल रहे हैं मेरे साथ। उतार लिया।
अब देखो ये जो संस्थान है, इस संस्थान का संचालन, इसकी जो पेरेंटियल ऑर्गेनाइजेशन है जो इसका संचालन करता है वो है युवा मामले व खेल विभाग। खेल विभाग ये इसका क्या करते हैं, संचालन करते हैं। इस संस्था का उद्देश्य क्या है, इस संस्था खेलों का विकास व संवर्धन करना करना। ये जो संस्थान है, इस संस्थान के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसके प्रथम अध्यक्ष हैं वीजी कानेटकर। वीजी कानेटकर। इस संस्थान की प्रथम महिला अध्यक्ष, और वर्तमान में भी यही है भाई, प्रथम महिला अध्यक्ष और वर्तमान में भी यही है अभी हाल फिलहाल। और एग्जाम के आसपास जरूर विभागों के अध्यक्ष जरूर चेक कर लेना, क्योंकि बदल जाते हैं तो दिक्कत होती है वहां पे फिर। तो हमेशा एग्जाम से 10 दिन पहले विभागों के सबके अध्यक्ष पढ़ लो आप। कृष्णा पूनिया। पूनिया। हाँ जी, कृष्णा पूनिया चूरू से है, सादुलगढ़ से। तो ये है आपके आज की क्लास।